आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। एक ज़रूरी सूचना, इस कहानी में इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और लैंग्वेज मैच्योर ऑडियंस यानी 18+ के लिए हैं। बेहतर एक्सपीरियंस और 3D ऑडियो इफ़ेक्ट्स को गहराई से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन ज़रूर लगा लें। लिफ्ट के अंदर घुसते ही कबीर को लगा जैसे वो किसी टाइम मशीन में बैठकर 90 के दशक में आ गया है। दीवारों पर अजीबोगरीब इश्तेहार चिपके थे। गुप्त रोगों का शर्तिया इलाज, मनचाहा प्यार पाएं, बाबा बंगाली से मिले। कबीर हंसा, वाह क्या क्रिएटिविटी है, बड़ी बड़ी एड एजेंसीज को शर्म आ जाए। रिसेप्शनिस्ट ने एक नकली मुस्कान दी, सर की पारखी नजर है। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुलते ही कबीर के नथनों में सिगरेट के धुएं की एक तेज गंध घुस गई। सामने का नजारा किसी ऑफिस का नहीं बल्कि कबाड़ खाने का लग रहा था। फर्श पर कागज, अखबार और इस्तेमाल किए हुए लेडीज अंडरवेयर बिखरे पड़े थे। कंप्यूटर स्क्रीन धूल से अटी पड़ी थी और कई तो टूटी हुई थीं। हवा में धूल और धुआं तैर रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ कर्मचारियों की भीड़ थी। हर उम्र के लोग, मर्द और औरतें जुए खेल रहे थे। कोई ताश पीट रहा था तो कोई डाइस फेंक रहा था। औरतें भड़कीले कपड़े पहनकर मर्दों के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। कबीर समझ गया, अच्छा तो ये माजरा है, ये कोई कंपनी नहीं, ये तो गुंडों का अड्डा है। अब उसे समझ आया कि मीनाक्षी ने उसे यहाँ क्यों भेजा। कोई भी शरीफ आदमी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। मीनाक्षी बेबी, तुम मुझे डराना चाहती थी, लेकिन तुम्हें क्या पता, ये सब मेरे लिए बचपन का खेल है। कबीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने मुड़कर देखा। उसे उम्मीद थी कि कबीर डरा हुआ होगा, लेकिन वो तो मजे से इधर उधर देख रहा था। इडियट, थोड़ी देर में तेरी हंसी गायब हो जाएगी, उसने मन में सोचा। सर, मैनेजर का केबिन उधर है, उसने उंगली से इशारा किया। बढ़िया जगह है, ऑफिस में स्मोकिंग अलाउड है, नॉट बैड, कबीर ने तारीफ की। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। कबीर के आने से वहां मौजूद गुंडों का ध्यान उस पर गया। कुछ हट्टे कट्टे गुंडे उसे घूरते हुए पास आए। एक काला कलूटा गुंडा आगे बढ़ा और रिसेप्शनिस्ट की कमर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ये कौन है बे? रिसेप्शनिस्ट ने नखरे दिखाए, ये यूएई से आया है, उधारी मांगने। फिर से? गुंडे जोर से हंसे। पिछली बार जो आया था वो ब्लैक बेल्ट था, लेकिन हमने उसे स्ट्रेचर पर भेजा था, ये चूजा क्या करेगा? एक लड़की जिसने बहुत छोटी स्कर्ट पहनी थी कबीर के पास आई और उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ा। ए हैंडसम, उधारी छोड़, आजा दीदी के साथ थोड़ा मजा कर ले। बाकी गुंडे हंसे, सही है, आज नया खिलौना मिला है। कबीर ने उन सबको इग्नोर किया और चुपचाप आगे बढ़ने लगा। काले गुंडे का ईगो हर्ट हो गया। ओए, बहरे है क्या? हम बात कर रहे हैं और तू जा रहा है? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। रुक जा, अगर एक कदम और बढ़ाया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। गुंडा चिल्लाया और कबीर का रास्ता रोक लिया। इस बार कबीर रुका। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और उस गुंडे की आंखों में देखा। सिर्फ एक नजर। गुंडे को लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर गया हो। उसका खून जम गया। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा था। कबीर ने अपनी फाइल साइड में फेंकी। मैं यहाँ वसूली करने आया हूँ, तुम लोगों के साथ खेलने नहीं। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें बारूद जैसी गर्मी थी। सच कहूँ तो मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिस तरह तुमने बात की, अब तो मैं पाई पाई वसूल करके ही जाऊंगा। गुंडा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं शरीफ आदमी हूँ, मजाक सह लेता हूँ, लेकिन धमकी? कबीर की आंखों में अंधेरा छा गया। मुझे धमकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले ही पल कबीर अपनी जगह से गायब हो गया। सबको बस एक धुंधली परछाई दिखी। धड़ाम! वो भारी भरकम गुंडा जमीन पर गिरा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें पलट गई थीं। वो दर्द के मारे बेहोश हो गया था। कबीर उसके पास खड़ा था। उसने अपना हाथ झाड़ा जिससे उसने अभी उस गुंडे के पेट में घूंसा मारा था। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ चारों तरफ देखा। क्या देख रहे हो? तुम्हारे भाई को मारा है मैंने, बदला नहीं लोगे? पूरा ऑफिस सन्न लह गया। जिस चूजे को वो डराना चाहते थे वो शेर निकला। अब 50 गुंडे और एक अकेला कबीर। क्या ये ऑफिस जंग का मैदान बनेगा? देखिए अगला एपिसोड। कबीर की बातें उस भीड़ के लिए पेट्रोल में चिंगारी जैसी थी। साले, तूने हमें इंटर्न कहा? एक भारी भरकम गुंडा गुस्से में आगे बढ़ा। उसने मुट्ठी भींची और पूरी ताकत से कबीर के चेहरे पर वार किया। कबीर ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने एक हाथ से सिगरेट होठों तक ले जाई और दूसरे हाथ से गुंडे की कलाई हवा में ही पकड़ ली, जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़ता है। कबीर ने कलाई को हल्का सा मरोड़ा। कड़क!
हाथ किसी जलेबी की तरह मुड़ गया। आ! गुंडा चीखता हुआ घुटनों पर गिर पड़ा। उसका हाथ पूरी तरह टूट चुका था। पसीने से वो नहा गया। बाकी गुंडे जो हमला करने वाले थे वो बुत बनकर खड़े रह गए। उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी, लेकिन हड्डियां उससे ज्यादा प्यारी थीं। कबीर ने धुएं का छल्ला बनाया। सुना था असली गैंगस्टर को इज्जत की परवाह नहीं होती। तुम लोग तो सच में कच्चे खिलाड़ी हो। उसने फाइल उठाई और आगे बढ़ा। तुम्हारी फाइटिंग से बेहतर तुम्हारी एक्टिंग है। रुक जाओ। मैनेजर के केबिन से एक भारी आवाज आई। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। राख के रंग का सूट, अरमानी के जूते और बालों में जेल। वो गुंडों का सरदार कम और किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ ज्यादा लग रहा था। ये कुणाल था, इस गैंग का असली बॉस। बॉस! गुंडों में जान आ गई। उनका मसीहा आ गया था। कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, लगता है लोगों को ठगकर काफी पैसा कमाया है। कुणाल ने एक सज्जन वाली मुस्कान दी। मिस्टर, आपने मेरे ऑफिस में आकर मेरे लड़कों को मारा, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ठगता नहीं हूँ, मैं ताकत से कमाता हूँ। मैं पावर स्कूल से हूँ, आइडल स्कूल से नहीं। कबीर ने सिगरेट की राख छाड़ी। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम ड्रामा स्कूल से हो, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। कुणाल की हंसी गायब हो गई। और मुझे लगता है तुम एक बेवकूफ हो जिसे अपनी मौत का अंदाजा नहीं है। कुणाल ने अपना कोट उतारा। उसके नीचे सफेद शर्ट थी जिसमें से उसकी मसल्स साफ दिख रही थीं। उसने अपनी गर्दन चटकाई। कबीर हंसा। अरे वाह, तुम तो एक्शन हीरो भी हो। इतनी बॉडी बनाई है, किसी मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा क्यों नहीं लेते? अमीर औरतें तुम पर फिदा हो जाएंगी। तुमने अपनी हद पार कर दी। कुणाल का सब्र टूट गया। वो एक चीते की रफ्तार से कबीर की तरफ दौड़ा। सिर्फ 2 मीटर की दूरी थी। कुणाल ने हवा में उछलकर एक जोरदार राउंडहाउस किक मारी। किक में इतनी ताकत थी कि आसपास रखी फाइलों के पन्ने उड़ गए। सबको लगा कबीर का सिर धड़ से अलग हो जाएगा, लेकिन थप! कबीर अपनी जगह से हिला भी नहीं था। उसने अपने बाएं हाथ से कुणाल की लात को टखने के पास पकड़ रखा था, बिल्कुल छाती के पास, जैसे कोई दोस्त से हाथ मिला रहा हो। निशाना अच्छा है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम है, कबीर ने ऐसे कहा जैसे कोई कोच अपने स्टूडेंट को समझा रहा हो। कुणाल की आंखें फटी रह गईं। उसने अंडरग्राउंड फाइट्स में लोगों की जान ली थी। उसकी किक लोहे की रॉड मोड़ सकती थी, लेकिन इस आदमी ने उसे ऐसे रोका जैसे वो कोई बच्चा हो। कुणाल ने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कबीर की पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। छोड़ो मुझे! कुणाल का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। पैसा वापस करो, मैं छोड़ दूंगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कुणाल की आंखों में एक शातिर चमक आई। ठीक है, मैं चेकबुक लेकर आता हूँ, मेरे कैबिन में है। गुड बॉय, कबीर ने उसका पैर छोड़ दिया। गुंडों की भीड़ डर के मारे लिफ्ट की तरफ खिसक गई। उनका अपराजय बॉस हार गया था। कुणाल ने कबीर को एक आखिरी बार घूरा और लंगड़ाते हुए अपने कैबिन में गया। 1 मिनट बीता, सन्नाटा छाया रहा। फिर कुणाल बाहर आया। उसके चेहरे पर अब वो जेंटलमैन वाली मुस्कान नहीं, बल्कि पागलपन था। तुम आज अपनी गलती पर पछताओगे। कुणाल कभी नहीं हारता। उसके हाथ में चेकबुक नहीं थी, उसके हाथ में एक राइफल थी, और उसका काला मुहाना सीधे कबीर के माथे पर तना हुआ था। कबीर निहत्था है और सामने एक पागल गुंडा जिसके हाथ में लोडेड राइफल है। क्या कबीर की रफ्तार गोली को मात दे पाएगी, या आज वसूली भारी पड़ेगी? देखिए अगला एपिसोड। कबीर हंसा। वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। कल भी किसी ने मुझ पर बंदूक तानी थी, आज फिर वही। कुणाल, तुम्हें पता है ये राइफल अमेरिका में शिकार के लिए यूज होती है। मैं कोई भालू या हिरन नहीं हूं। कुणाल ने इसे कबीर का डर समझा। मेरे लिए तुम एक खरगोश हो। 5 मीटर की दूरी से मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूं। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें ऐसा लगता है? हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा। कुणाल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। कबीर ने उसकी चेतावनी को इग्नोर किया और एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और उसे जूते से मसला। मैं यहां हूं, बंदूक तुम्हारे हाथ में है और वो लोडेड है, जो करना है करो। हर कदम किसी बम धमाके जैसा लग रहा था। पूरे ऑफिस में सन्नाटा था। सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। सिर्फ कबीर के जूतों की आवाज गूंज रही थी, टप टप टप। सिर्फ 5 मीटर की दूरी थी। कुणाल का हाथ कांप रहा था, उसे बस ट्रिगर दबाना था। लेकिन कबीर की आंखों में वहां मौत का कोई डर नहीं था।
वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी दोस्त से हाथ मिलाने जा रहा हो। 3 सेकंड। कबीर कुणाल के बिल्कुल सामने खड़ा था। कुणाल का चेहरा पीला पड़ चुका था। दुनिया में 2 तरह के लोग सबसे डरावने होते हैं। पहले पागल, दूसरे जिन्हें मौत का डर नहीं होता। कबीर मुस्कुराया। मैं मौत से नहीं डरता। कबीर ने झटके से कुणाल के हाथ से राइफल छीन ली। कुणाल ने विरोध तक नहीं किया। कड़क। कबीर ने राइफल को दोनों हाथों से ऐसे तोड़ा जैसे वो गन्ने का टुकड़ा हो। सबकी सांसें अटक गईं। क्या? इसने मेटल की राइफल तोड़ दी? ये इंसान है या सुपरमैन? कबीर ने टूटी हुई राइफल फेंकी और हाथ झाड़े। बॉस, अब चेकबुक ले आओगे? कुणाल को लगा जैसे वो किसी राक्षस के सामने खड़ा है। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी दांव खेला। पैसे नहीं मिलेंगे, जान चाहिए तो ले लो। च कबीर ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में मुझे मार सकते तो कब का मार चुके होते। तुमने ट्रिगर नहीं दबाया, मतलब तुम मौत से डरते हो। मैं मानता हूं तुम मुझसे बेहतर फाइटर हो, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। कुणाल ने टेबल पर मुक्का मारा। ठीक है, फिर मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने बहुत समय से नहीं किया। कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अगले ही पल कबीर कुणाल के पीछे था। उसने कुणाल के दोनों कंधे पकड़े। बैठो। कबीर ने उसके घुटने पर लात मारी। कुणाल घुटनों के बल गिर पड़ा। कड़क। आ! कुणाल चीखा। कबीर ने उसके दोनों कंधे उतार दिए थे। उसके हाथ बेजान होकर लटक गए। तुमने मेरे हाथ तोड़ दिए। कुणाल दर्द से तड़प रहा था। नहीं, बस डिसलोकेट किए हैं, कबीर ने मजे से कहा। मैं हार नहीं मानूंगा, कुणाल चिल्लाया। गलत जवाब। कबीर ने फिर से उसके कंधे पकड़े। खटाक। हड्डी जुड़ने की आवाज। आ! कड़क। फिर से उतरने की आवाज। नहीं, बस करो। मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तोड़ रहा हूं, मजा आ रहा है। कबीर हंस रहा था। राक्षस, ये आदमी राक्षस है। कुणाल का दिमाग सन हो गया। दर्द बर्दाश्त से बाहर था। मैं पैसे दूंगा, बस करो। कुणाल रोने लगा। उसकी हेकड़ी, उसका घमंड सब आंसुओं में बह गया। ये हुई ना बात। कबीर ने उसके कंधे वापस जोड़ दिए। लेकिन कुणाल बाबू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, तो 4 लाख के साथ थोड़ा हर्जाना भी लगेगा मेरे मेंटल ट्रॉमा का। जो चाहिए ले लो, बस मुझे बख्श दो। कुणाल गिड़गिड़ाया। कबीर ने कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। चेक लिखो, और हाँ, मेरे लिए गाड़ी बुक करो, मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं हैं। कबीर ने अपनी फाइल उठाई। और अगली बार जब कोई वसूली के लिए आए तो उसे चाय पानी पूछना, बंदूक मत दिखाना। कबीर ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। 4 लाख की जगह शायद वो ज्यादा लेकर लौटेगा, लेकिन जब वो ये पैसा लेकर मीनाक्षी के पास जाएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, और क्या शनाया को कबीर के इस कारनामे की खबर मिलेगी? देखिए अगला एपिसोड। दोपहर के 4 बज चुके थे। कबीर कुणाल के गैंग से वसूली करके वापस ऑफिस लौटा। उसका मूड बहुत खुशमिजाज था। पैसे भी वसूल लिए और थोड़ा वर्कआउट भी हो गया। वाह कबीर, अब लड़कियों के नाश्ते के लिए बजट की कोई टेंशन नहीं। वो लिफ्ट से निकला और पीआर डिपार्टमेंट की तरफ जाने वाले कांच के गलियारे में चलने लगा। सूरज की नारंगी रोशनी कांच से छनकर आ रही थी, जिससे पूरा गलियारा बहुत ही सुकून भरा लग रहा था। तभी उसके कदम रुक गए। आगे कोई 2 लोग बात कर रहे थे। आदमी मोटा और गंजा था, शायद कोई डिपार्टमेंट हेड। कबीर ने उसे लंच के टाइम देखा था। और औरत, उसके पर्पल कपड़े और वो गजब का फिगर देखकर कबीर तुरंत पहचान गया। ये मीरा थी। माथुर सर, प्लीज, मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है। मीरा की आवाज़ में बेबसी थी। मोटा आदमी माथुर एक गंदी हंसी हंसा। अरे मीरा, तुमने 10 बार मना कर दिया। क्या एक बूढ़े आदमी के साथ ड्रिंक करना इतना मुश्किल है? सर, ऐसा नहीं है, कल मुझे क्लाइंट से मिलना है। माथुर का चेहरा सख्त हो गया। मीरा, नाटक मत करो। पूरी कंपनी जानती है कि तुम क्लाइंट्स को कैसे खुश करती हो। 70-80% लोग जानते हैं कि तुम कैसी हो। सर, प्लीज बकवास मत कीजिए, अफवाहों से सच नहीं बदलता। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। माथुर ने बेशर्मी से कहा, तुम बाहर वालों के लिए फूल हो तो घर वालों के लिए कांटे क्यों? अगर मेरे साथ चलोगी तो साल के आखिर में बोनस की चिंता मत करना। माथुर ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। कौन है? माथुर चौंक गया जब किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, सामने कबीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप कौन हैं? माथुर घबरा गया। नमस्ते माथुर सर, मैं पीआर का नया मेल एम्प्लॉई कबीर। कबीर ने मासूमियत से कहा।
मैंने सुना आप और मीरा दीदी रात को खेलने की बात कर रहे थे। क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? मुझे शहर के सारे कोठों का पता है। कबीर ने आंख मारी। माथुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ए लड़के, मुझे धमकी दे रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? तेरे पास कोई सबूत है? मीरा डरी हुई थी। वो कबीर को इशारे कर रही थी कि यहाँ से चला जाए। कबीर ने अपना फ़ोन हिलाया। सर, आजकल के फ़ोन बहुत एडवांस हैं, रिकॉर्डिंग बहुत साफ आती है। माथुर की हवा टाइट हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं सर, बस हम दोनों ये भूल जाते हैं कि यहाँ कुछ हुआ, वरना अगर ये रिकॉर्डिंग ऊपर तक गई तो एक छोटे एम्प्लॉई और एक डिपार्टमेंट हेड में ज्यादा नुकसान किसका होगा? कबीर ने कंधे उचकाए। माथुर ने 3 बार ठीक है कहा और पैर पटकते हुए वहां से भाग गया। मीरा ने राहत की सांस ली और अपनी छाती पर हाथ रखा। उसकी तेज सांसों से उसके उभार हिल रहे थे। कबीर की नज़रें वहीं अटक गईं। मीरा ने उसे घूरा। घूरना बंद करो वरना आंखें बाहर आ जाएंगी। सॉरी दीदी, लेकिन फिगर तो माशाअल्लाह है, कबीर ने ईमानदारी से कहा। मीरा शर्मा गई। तुम बहुत चालाक हो, अगर तुम रिकॉर्डिंग नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। कबीर हंसा और उसने अपनी फ़ोन की स्क्रीन मीरा को दिखाई। स्क्रीन खाली थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। मीरा जोर से हंसी। बदमाश, तुमने उसे उल्लू बनाया। वो इतना बेवकूफ़ है कि चेक भी नहीं किया। जिसका लड़कियों को पटाने का तरीका इतना घटिया हो, उसका दिमाग भी घटिया ही होगा, कबीर ने कहा। हंसी मजाक के बाद थोड़ी खामोशी छा गई। मीरा ने सिर झुका लिया। कबीर, एक विनती है, आज जो हुआ किसी को मत बताना। क्यों? ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए, कबीर ने कहा। मैं शनाया CEO से कह सकता हूँ। मीरा ने ना में सिर हिलाया। नहीं, लोग वैसे भी मेरे बारे में बहुत बातें बनाते हैं। मैं हर साल बेस्ट परफॉर्मेंस देती हूँ, इसलिए लोग जलते हैं। और मैंने कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तो उन्हें लगता है मैं। मीरा की आवाज़ भारी हो गई। माथुर जाएगा तो कोई और आएगा। ऑफिस की लड़कियां मुझ पर भरोसा करती हैं, बस यही काफ़ी है। कबीर ने उसे गौर से देखा। इतनी खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की। तो फिर बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? तुम्हारी जैसी लड़की के लिए तो लाइन लगनी चाहिए। मीरा का ये दर्द कबीर को छू गया है। ऑफिस की चमक दमक के पीछे कई काले सच छिपे हैं। कबीर ने माथुर को तो भगा दिया, लेकिन क्या वो दोबारा वार करेगा? और मीरा के अकेलेपन का राज क्या है? देखिए अगला एपिसोड। मीरा की आंखों में एक पुरानी टीस थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो आर्मी में गया था, लेकिन 2 साल हो गए उसकी कोई खबर नहीं आई। उसका परिवार भी कहीं और शिफ्ट हो गया। कबीर हैरान था। 2 साल? क्या वो किसी सीक्रेट मिशन पर है? शायद। मीरा ने एक ठकी हुई मुस्कान दी। लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। मैं किसी और को कैसे जगह दे सकती हूँ? कबीर ने मन ही मन उस आदमी को कोसा जिसने मीरा जैसी हीरा लड़की को छोड़ दिया। इंतज़ार का कोई अंत नहीं होता मीरा, तुम अभी जवान हो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मीरा ने बात बदली। छोड़ो ये सब, ऑफिस का टाइम खत्म होने वाला है, चलो। कबीर वापस ऑफिस पहुंचा। शाम के 4 बज चुके थे। ऑफिस की लड़कियां तैयार हो रही थीं, मेकअप, लिपस्टिक, परफ्यूम। साफ था कि वो नाइट लाइफ के लिए जा रही थीं। लेकिन रिया और ज़ोया शांत थीं। उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया था। तुम दोनों तैयार क्यों नहीं हुई? कबीर ने पूछा। ज़ोया ने गहरी सांस ली। हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमारे पति घर पर इंतजार कर रहे हैं। शादीशुदा? कबीर को झटका लगा। तभी तुम दोनों का फिगर, मतलब। कबीर चुप हो गया। रिया हंसी। क्या हुआ कबीर, हम दोनों पर लाइन मारने का प्लान था? मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, कबीर ने डिफेंस लिया। लेकिन उसे खुद याद नहीं था कि उसकी और शनाया की शादी कहलाने लायक है भी या नहीं। कबीर दबे पांव मीनाक्षी के केबिन की तरफ बढ़ा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था। मीनाक्षी ने अपना जैकेट उतारा हुआ था। वो एक सफ़ेद स्लीवलेस ब्लाउज में बहुत सीरियस होकर कुछ लिख रही थी। चश्मा लगाए, पोनी टेल बांधे, वो एक सख्त लेकिन बेहद खूबसूरत बॉस लग रही थी। कबीर ने बिना खटखटाए दरवाज़ा खोला और कुर्सी पर बैठ गया। मीनाक्षी ने सिर उठाया। दरवाज़ा खटखटाना नहीं आता? कबीर ने कुणाल का चेक टेबल पर रख दिया। माफ़ करना बॉस, अगली बार नॉक करूंगा, ये लीजिए। 4 लाख? मीनाक्षी ने चेक उठाया। वो हैरान थी। तुमने ये कैसे किया? वो गुंडा कुणाल, उसने आसानी से पैसे दे दिए। मीनाक्षी ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें कोई चोट नहीं आई? चोट? अरे नहीं, कुणाल तो बहुत शरीफ आदमी है, उसने खुद अपनी गाड़ी से मुझे यहाँ भेजा। कबीर ने मासूमियत से झूठ बोला। मीनाक्षी का खून खौल गया। वो गुंडा शरीफ हो गया और ये आदमी मज़े से बैठा है। मीनाक्षी ने अपने गुस्से को दबाया। ठीक है, अच्छा काम किया, तुम्हें बोनस मिलेगा, अब तुम जा सकते हो। कबीर खड़ा हुआ। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका और मुड़ा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वैसे बॉस, वो काला रंग आप पर बहुत जच रहा है।
मीनाक्षी हैरान रह गई। काला? मैं तो सफ़ेद ब्लाउज पहने हूँ। फिर उसकी नज़र अपनी छाती पर पड़ी। टेबल लैंप की रोशनी में उसका ब्लाउज थोड़ा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो गया था और उसके काले इनरवेयर की झलक दिख रही थी। कबीर? मीनाक्षी शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसने टेबल पर हाथ मारा। बदतमीज! लेकिन कबीर तब तक गायब हो चुका था। पार्किंग में कबीर अपनी कार में बैठा। वो बहुत खुश था। ऑफिस की जॉब बुरी नहीं है, मटन कबाब बेचने से तो बेहतर ही है। तभी उसका फ़ोन बजा। कोमल यानी ली जिंगजिंग का फ़ोन था। हेलो कबीर भैया, कोमल की आवाज़ खुश लग रही थी। थैंक यू, पापा, मम्मी, मैं, हम सब बहुत खुश हैं। कबीर समझ गया कि वो कालिया के मरने की बात कर रही है। अरे पगली, खुश रहो, मैं कल आऊँगा दुकान पर। भैया आप स्कूल कब आएंगे मुझसे मिलने? अगले हफ्ते पक्का, अभी नई नौकरी है ना, थोड़ा बिजी हूँ। कबीर ने फ़ोन रखा और कार स्टार्ट करने ही वाला था कि फिर से फ़ोन बजा। इस बार सुधा काकी का था। काकी, अभी तो घर आ रहा हूँ। छोटे साहब, जल्दी घर आइए, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। काकी की आवाज़ घबराई हुई थी। कबीर का दिल धक से रह गया। अनर्थ? शनाटा के साथ कुछ हुआ या घर पर कोई मुसीबत आई है? उसने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया। आखिर घर पर ऐसा क्या हुआ जिसने सुधा काकी को इतना डरा दिया? क्या शनाया किसी मुसीबत में है? कबीर को अब अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।